थैंक्स हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग देख सकते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। पहला होता है श्वेत मंडल, इसे कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग पर आगे वाले भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अवसरित करता है। यह एक रेशेदार जहरीलियत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका, इसे इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकारों को नियंत्रित करता है। पुतलियों को कंट्रोल आपको आइरिस ही करता है और आइरिस के कारण ही आंखों का रंग प्रदान होता है। पुतली पुपिल्स, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली भी जो होता है, पुतली काला होता है और वो क्या करता है, प्रकाश जो आंखों में प्रवेश करता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसको प्रकाश को कितना उसको समायोजन करना है और उससे अधिक होने पर वह पुपिल्स जो होती है, पुतली जो होती है, उस प्रकाश को अपने अंदर समायोजित कर लेती है। इसलिए पुतली को आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश का मात्रा को नियंत्रण करने में मुख्य मददगार समझा जाता है। रेटिना, इसे हम हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। थोड़ा हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा हम लोग देख सकते हैं आंखों की। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो आंख की सबसे अग्र जो भाग है वह श्वेत मंडल है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद में कॉर्निया के जस्ट आगे वाला जो भाग होता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं और पुतली के जस्ट आपको किनारा वाला भाग जो होता है आइरिस होता है, इसे परितरिका करते हैं जो आंखों की रंग प्रदान करता है। और बीच वाला जो एक गोलाकार दिख रहा है ये क्रिस्टलीय लेंस है और इसे हम लोग रवाकृत लेंस कहते हैं और ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है। और दोनों तरफ जो है आपको लेंस को पकड़ कर रखा है इसे सिलियरी पेशिया कहते हैं। इसे हम लोग आपको दृष्टि या पश्चिमावी पेशिया भी इसे कहते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि आपको पुतली के और परितारिका के मध्य वाले जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग नेत्रोध कहते हैं और लेंस के जस्ट आपको पीछे वाला जो भाग होता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं या उसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल जो होता है द्विक तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। दूरबिंदु, फार पॉइंट, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। तो स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी अनंत होता है और स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु, नियर पॉइंट, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं।
किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। समंजन क्षमता, ओकोमेडेनस पावर, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभि पेशियां, सिलियरी पेशियां भी द्वारा नियंत्रित की जाती है। हम यहाँ थोड़ा कुछ देख सकते हैं। पंचमावी पेशियां शिथिल अगर हो जाती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है। अगर पंचमावी पेशियां सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। और इन्हीं कारणों से हमारे आँखों में आपको जो फोकस दूरी होती है ये आपको घट बढ़ जाती है लेंस के आकार और आकृति बदलने के कारण। लेंस को आपको पकड़ कर रखने वाला आपको सिलियरी पेशिया या पंचमावी पेशिया इसे हम कहते हैं। और जब ये आपको शिथिल हो जाती है तो आपको लेंस जो होता है अपना क्या करता है, आकार में परिवर्तन कर लेता है, लेंस पतला हो जाता है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाता है। अगर सिलियरी पेशिया अगर सिकुड़ जाता है, संकुचन कर लेता है तो लेंस को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है, नहीं उसको व्यवस्थित कर पाता है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। तो यही कारण है कि आपको फोकस दूरी घट जाने से और बढ़ जाने से आपको लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है घट बढ़ जाती है, जिससे हमारे आँखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये दोष निम्नलिखित होता है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, मोतियाबिंद, इसे मायोपिया भी कहते हैं। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया द्वारा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सक के बाद ही दृष्टि का वापस लौटना संभव है। मतलब मोतियाबिंद को हम लोग किसी लेंस के द्वारा हम इसे इलाज नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे हम लोग आपको किसी चश्मे के द्वारा हम लोग इसे नहीं ठीक कर सकते हैं, बल्कि इसे किसी डॉक्टर चिकित्सक के द्वारा ही इसे हम लोग दृष्टि को वापस ला सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक होना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाता है। दूसरा हो सकता है इसका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा या उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा, तब आपको निकट दृष्टि दोष किसी भी व्यक्ति में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। इसका रेमेडी जो है, निवारण जो है, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दूरबिंदु जो है आपको किसी बिंदु से आपको आ रहा है और जिसके कारण जो है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी वो एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपको प्रकाश आ रही है और लेंस अपवर्तन के बाद क्या डायरेक्ट आपको रेटिना पे बन रहा है। तो ये आपको ये हो गया। और दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं दूसरा बी में कि निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये अनंत से प्रकाश आ रहा है और ये जाकर लेंस अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही आपको ये किरणें आकर मिल रहा है। तो ये जो आपको वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर बल्कि रेटिना से पीछे ही बन जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं।
और इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र को हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, अवतल लेंस का उपयोग जैसे किया जाता है तो प्रकाश की किरणें जो होती है आपको इसको कॉन्सेंट्रेट कर देती है, केंद्रित करके, और डायरेक्ट इसको रेटिना पे ही आपको अभिसरित कराती है, और जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पे बन जाता है। और रेटिना जो होता है द्विक आपको तंत्रिका के द्वारा सिग्नल भेजकर मस्तिष्क को हमें आभास करा देता है और हम उस वस्तु को सुस्पष्ट अनुभव कर लेते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आपको निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होगा हम लोग अवतल लेंस द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु या सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना, लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नेत्र गोलक का आपको जब फोकस दूरी अत्यधिक हो जाए, इसका निवारण हम लोग करने के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एन एक आपको क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपको वस्तु से लाइट आ रहा है और अवतल आपको लेंस से अपवर्तन के बाद आपको जो है रेटिना पे मिल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये निवारण है। और दीर्घवृत्त दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु हम लोग देखें, हम लोग देख रहे हैं कि आपको एन वस्तु से जो है प्रकाश न आकर एन डैश से आपको प्रकाश आ रहा है, और इसका जो आपको लेंस अपवर्तन के बाद नेत्र का जो आपको दृष्टिपटल है वह दृष्टिपटल से आगे की ओर वो क्या हो रहा है, अपवर्तित किरणें आकर मिल रही है। तो इससे स्पष्ट आपको प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए हम लोग को वो जो अविसरी जो आपको जो प्रकाश की किरणें जो आकर बाहर जाकर मिल रहा है उसको हम लोग के रेटिना पे उसको मिलान कराना है, तब आपको अगर मिलेगा तब आपको सुस्पष्ट प्रतिबिंब बन पाएगा। तो उसको हम लोग रेटिना पे आपको अपवर्तित किरणों को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया तो आपको क्या हुआ, एन डैश से आपको प्रकाश आया और अपवर्तन के बाद क्या हो गया, डायरेक्ट रेटिना पे आपको प्रकाश को क्या कर दिया, अपवर्तित किरणों को केंद्रित कर दिया, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब सुस्पष्ट बन जाता है और व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्ट अनुभव कर लेता है। अब आता है जरा दूरदृष्टिता दोष। जरा दूरदृष्टिता दोष आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता दोष कहते हैं। कारण यह पंचमावी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलापन के कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। जब हमारा सिलियरी मांसपेशियां जो होता है धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है, लचीलापन हो जाता है या संकुचन कर लेता है, तो क्रिस्टल लेंस भी क्या होता है, लचीलापन अर्थात अपने आकार और आकृति में परिवर्तन कर लेता है, तब ये आपको ये दोष उत्पन्न हो जाता है। निवारण इसमें उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस का आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग जो अवतल लेंस होती है और निचली भाग उत्तल लेंस होती है। जिस व्यक्ति की दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आपको बाइफोकल लेंस वाले चश्मे दिए जाता है। ऊपर जो चश्मे के ऊपर वाला जो भाग होता है वो आपको अवतल लेंस होता है और नीचे वाला भाग जो होता है उत्तल लेंस होता है। जब आपको व्यक्ति को दूर देखना होता है तो आपको क्या होता है, व्यक्ति चश्मे को ऊपर उठा लेता है, और जब व्यक्ति को नीचे देखना होता है तो क्या करता है, आपको चश्मे को नीचे गिरा लेता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस वाले चश्मों का उपयोग करके हम लोग ज़्यादा दूरदृष्टिता दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। दोनों नेत्र का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ
इससे हमें त्रिविमीय चाक्षुषी 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। हमारी जो आंखें होती है आपको 150 डिग्री का एंगल का विस्तार करती है। मतलब हमारी आंखें जो होती है 150 डिग्री के बीच आने वाली जितनी भी सारी चीज़ें होती है उसे हम देख लेते हैं, और इस क्षेत्र को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्वपृष्ठ होते हैं, और इसमें क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश अपवर्तन में 5 फलक होते हैं। आपको 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं। प्रिज्म कोण, आपको प्रिज्म एंगल, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलक के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रिज्म के 2 पार्श्व फलक आपको है, और 2 फलकों के बीच जो कोण बन रहा है इसे हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं विचलन कोण, इसे हम लोग डिविएशन एंगल कहते हैं। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि ये किरण जो है प्रिज्म पर आपतित हो रहा है, और जैसे वो अंदर प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रहा है तो वह किरण जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले रही है। मतलब वो अपवर्तित घटना अपवर्तन कहलाता है, अर्थात अपवर्तित किरण विचलन किरण को जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आपतित किरण आपको प्रवेश कर रही है तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले रही है, और इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो देखने वालों का ऐसा आभास हो रहा है कि ये जो आपको PQ जो किरण है ये आपको कहाँ गया, H तक गया। कहाँ तक गया, H तक गया। तो हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ से हम लोग क्या है, E और F जो है क्या है, ये आपको अपवर्तित किरण है। और हम लोग देख रहे हैं कि आपको प्रिज्म से बाहर जैसे निकल रहा है किरण, तो आपको क्या हो रहा है, R और S हो जा रहा है। तो आपको हम लोग देख रहे हैं, तो देखने वालों का ऐसा आभास हो रहा है कि RS जो किरण है ये आपको कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि HG और R जो है ये क्या है, विचलन कोण है। आपको आप अपवर्तित की आपतित किरण, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है क्या है, विचलन कोण कहते हैं। मतलब कितना एंगल पे वो डिविएशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो कितना एंगल पे आपको आपतित किरण आकर अपना कोण में अपने दिशा में परिवर्तन कर लिया नहीं, फिर उसके बाद में अपवर्तित किरण आपको बाहर निकल गया कितना कोण पे। तो यही आपको क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देती है। यह 7 रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों का में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक आपको क्या है, प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश जैसे प्रवेश कर रहा है तो ये क्या आ रहा है, ये श्वेत प्रकाश जो है यहाँ क्या हो रहा है, इसमें अपवर्तित हो जा रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। और जैसे बाहर निकल रहा है तो जैसे हम किसी पट्टी को रखते हैं बाहर तो ये 7 रंग स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपको रेड जो होता है सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य जो होती है बहुत अधिक होती है। और जो आपको बैगनी होती है, वायलेट जो होती है कलर होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए वह नीचे होता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब एक और प्रिज्म को जब उल्टा करके रखा जाए तो क्या देखा जाता है, ये 7 रंग आपको पुनः फिर दूसरे प्रिज्म में प्रवेश करता है। फिर आपको क्या होता है, और फिर आपको अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, वह आपको श्वेत प्रकाश की किरण निकल जाता है। और इसे आपको सर आइजक न्यूटन ने इस निष्कर्ष से ये पाया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि देखा कि जब 2 प्रिज्म को एक सीधा और एक उल्टा रखकर, क्योंकि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारे तो 7 रंग विभक्त हुआ, पुनः फिर उन्होंने उल्टा एक प्रिज्म से करके 7 रंग को फिर उन्होंने उस पर
प्रिज्म पे फाइलिंग कराया, उस पर गिरने दिया, तो वे आपको पुनः फिर निर्गत किरण के रूप में क्या हो गया, श्वेत प्रकाश निकल गया। तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि श्वेत प्रकाश जो होती है 7 रंगों का सम्मिश्रण होती है। अब हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष, रेनबो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कोणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हम लोग देख सकते हैं कि जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की बूंदें आपतित, अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक प्रवर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक प्रवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको डायग्राम से ज़्यादा हम लोग समझने में अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। जल की जो बूंदें जो होती है वो लेंस की भांति व्यवहार करती है, और इंद्रधनुष को निर्माण होने के लिए इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती है विपरीत दिशा में जब प्रकाश आपको जल की बूंदों पर पड़ती है, तो आपको जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें जल की बूंदों में प्रवेश करती है, तो करने के बाद 1 बार अपवर्तन होता है, पुनः वह प्रकाश की किरण जल की बूंद के आंतरिक सतहों पर पुनः एक पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक हम लोग यहाँ देख सकते हैं, पुनः फिर जल के आंतरिक सतहों से पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बाद वह पुनः प्रकाश की किरण जो होती है आपको फिर जल के बूंद से बाहर निकलती है। तो बाहर जैसे निकलती है तो क्या देखा जाता है, वह जो होता है 7 रंग में आपको क्या होता है, अर्धवृत्ताकार आपको बना लेता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और उसमें भी हम लोग देखते हैं कि लाल जो होता है सबसे ऊपर होता है और बैगनी सबसे कम होता है। इसे शॉर्टकट में हम लोग विजुअल कर सकते हैं। आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने, हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा मैंने उसी की तरह एक ही जैसा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। अब हम लोग देखते हैं कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। तारों का आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है, अतः क्षैतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है।
हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपको तारे का टिमटिमाना, तारे जो होती है, क्योंकि वायुमंडल का जो आपको वायुमंडल जो होता है, इसकी जो माध्यम होती है अस्थिर होती है, हमेशा ये इसकी माध्यम जो होता है बदलते रहता है। इसीलिए जब तारे खुद को प्रकाश देने वाले एक सोर्स होते हैं, जब तारे प्रकाश को रिलीज करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो उनसे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो वो उनकी किरणें जो होती है मुड़ते जाती है, और जब किसी प्रेक्षक की आंखों में जब वो किरणें प्रवेश करती है तो आपको वह सीधा आभास करता है। इसीलिए क्या होता है, माध्यम को परिवर्तन होने के कारण ये जो आपको जो होता है आभासी जो आने वाली किरण जो है आगे पीछे हिलता डुलता हुआ ऐसे महसूस होता है। इसीलिए तारे ऐसा प्रतीत होता है कि झिलमिला रहा है, टिमटिमा रहा है। तो जैसे प्रकाश की किरण नीचे की ओर आता है तो अपवर्तनांक बढ़ते हुए जाता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। अब हम लोग देख सकते हैं कि आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंड वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, दूर स्थित तारे हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, अतः सारे तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। तब था आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि लाइट ऑफ स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल की निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। उदाहरण में हम जैसे देख सकते हैं, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस प्रकाश में बहुत सारे आपको कण हिलते डुलते परिवर्तित होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करके उस प्रकाश को फैला देते हैं, और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। रे लाइट का नियम, प्रकीर्णन, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/λ होल टू द पावर 4। लेमडा, जिसे हम लोग तरंगदैर्घ्य का सूचक मानते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं। बड़े आकार, और क्योंकि हम लोग देखते हैं, अब आता है प्रश्न कि आपको आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण जो होती है माध्यम में जैसे आती है तो सबसे अधिक जो होती है माध्यम में आपको नीले रंग का ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसीलिए आपको आकाश में जो होता है नीला रंग का अधिक विस्तार हो जाता है, और प्रेक्षक जब नीचे से ऊपर देखता है तो उसे आकाश नीला प्रतीत होता है। लेकिन जब आपको स्पेसियन एजेंसी कोई आपको अंतरिक्ष यात्री जब आपको स्पेस में जाता है तो उसे आकाश आपको नीला न दिखाई देकर बल्कि उसे काला दिखाई देता है। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। अब थोड़ा हम लोग देख सकते हैं कुछ प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। खतरे का संकेत लाल क्यों लिया जाता है, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आज पूछे जाता भी है। खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग का कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने में भी दिखाई देता है। इसका एक ही वजह है कि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, और यही कारण है कि ये अधिक दूरी तक अपना डिस्टेंस बना लेता है। दूसरा प्रश्न है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं और ये प्रश्न आ भी गया।
वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। ये कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग का अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है और प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? थोड़ा देर पहले हम इसके बारे में बतलाए थे, ये प्रश्न भी आ गया। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख रहे हैं कि बादल सफेद क्यों प्रतीत होता है? बादल सूक्ष्म पानी बूंद से बने होते हैं और ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कोनों से टकराता है तो सभी दिशा में प्रवर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग प्रवर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोत का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल प्रवर्तित का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपको चैप्टर है ह्यूमन साइंस एंड कलरफुल वर्ड्स, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर है और ये आपके एग्जाम के लिए जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है ये बहुत आपको उपयोगी साबित होगा। थैंक्स।